तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे इस बहुप्रतीक्षित एक्सप्लेनर में डाइव करते हैं। आज हम डिकोड करने वाले हैं कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी 12th लेवल की 7 मई की शिफ्ट 1 के एग्जामिनेशन हॉल में असल में क्या क्या हुआ, एकदम सटीक एनालिसिस। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, जो कि इस एग्जाम का सबसे बड़ा वाइल्ड कार्ड साबित हुआ, यानी जनरल अवेयरनेस। अब बहुत से लोगों को लग रहा था कि 2026 के करंट अफेयर्स पेपर पर पूरी तरह हावी रहेंगे, है ना? लेकिन असल डेटा क्या कहता है? हकीकत कुछ और ही निकली। असल में एग्जामिनर्स ने पिछले साल पर बहुत भारी फोकस किया। 2025 से सीधे सीधे 7 से 11 सवाल उठाए गए। मकाऊ फिल्म फेस्टिवल हो या फिर मार्च और नवंबर 2025 के खास इवेंट्स, सब वहीं से आया। या गौर करने वाली बात यह है कि इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और हिस्ट्री में फैक्चुअल डिटेल्स की गहराई कितनी थी। मतलब फेमा फेरा के लागू होने का साल पूछ लिया गया, आर्टिकल 44, 42 संशोधन, और यहाँ तक कि सन्यासी विद्रोह और पीसी महालनोबिस जैसे सवालों ने साबित कर दिया कि सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ने से काम नहीं चलने वाला, आपको डीप में जाना ही होगा। वहीं दूसरी ओर साइंस और कंप्यूटर का सेक्शन काफ़ी स्पेसिफिक था, लेकिन सच कहूं तो काफ़ी राहत देने वाला भी था। इसमें 2 से 4 सवाल थे जो हमारे रोज़मर्रा के सॉफ्टवेयर जैसे विंडोज़ 11, MS ऑफिस और इनपुट आउटपुट डिवाइस पर थे। और हाँ, फिजिक्स में मिराज यानी मृग तृष्णा जैसी घटनाओं पर भी सीधे सवाल आए थे। अब आगे बढ़ते हैं गणित के सेक्शन की तरफ और देखते हैं इसके टाइम ट्रैप्स और अर्थमेटिक के चक्रव्यूह को। तो सबसे अहम बात ये रही कि पूरे सेक्शन पर अरिथमेटिक का ही राज था और इसकी कुछ कैलकुलेशन सच में काफ़ी लंबी थीं। लेकिन सरप्राइजिंगली इसके उलट एडवांस मैथ काफ़ी सीधा और सरल रहा। ये रहा एक टैक्टिकल मैप। देखिए, एवरेज, लीनियर मीन और बॉडमास सिंप्लीफिकेशन ये इजी विन्स हैं, जहां तुरंत मार्क्स पक्के करने हैं। दूसरी तरफ पार्टनरशिप जैसे लंबे टेक्स्ट वाले सवाल, ये टाइम ट्रैप्स थे। इन्हें देखते ही बाद में रिव्यू के लिए मार्क कर देना था ताकि कीमती समय बर्बाद न हो। एडवांस मैथ की बात करें तो इसमें ज्यादा दिमाग खपाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी। स्फीयर के टोटल सरफेस एरिया से डायमीटर निकालना हो, समचतुर्भुज यानी रोम्बस का पेरीमीटर और डायगोनल हो, या फिर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, बस डायरेक्ट फॉर्मूले लगाने थे और जवाब आपके सामने था। ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि इस शिफ्ट से क्या क्या पूरी तरह गायब था। अलजेब्रा, डेटा इंटरप्रिटेशन या जटिल स्टैटिस्टिक्स का कोई नामो निशान तक नहीं था। लेकिन हाँ, आने वाले फेजेस के लिए इन्हें हल्के में लेने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। इसके बाद बारी आती है उस सुरक्षित क्षेत्र की जहां स्कोर को पूरी तरह से मैक्सिमाइज किया जा सकता है, हमारा रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग को सभी ने इजी से मॉडरेट ही बताया है। सच कहूं तो जिस किसी ने भी अच्छी प्रैक्टिस की थी उसके लिए यहाँ 30 में से 30 का स्कोर हासिल करना पूरी तरह से पॉसिबल था। ये रहे वो प्रमुख टारगेट्स। सिटिंग अरेंजमेंट, चाहे वो सर्कल हो या लाइन, केवल 7 लोगों तक ही सीमित था। इसके अलावा अल्फा न्यूमेरिक और नंबर सीरीज और कोडेड ब्लड रिलेशन के सवालों ने स्कोरिंग को बेहद आसान बना दिया। और कमाल की बात देखिए, यहाँ भी पजल्स, क्लॉक्स, कैलेंडर्स और फिगर काउंटिंग जैसे सवालों की पूरी तरह से गैर मौजूदगी रही। मतलब वो सारी आम रुकावटें हट गईं जो अक्सर एग्जाम में स्पीड को धीमा कर देती हैं। चलिए अब गुड अटेम्प्ट्स और अल्टीमेट स्ट्रैटेजी पर आते हैं। हवाई दावों के शोर को पीछे छोड़ते हैं और असलियत पर फोकस करते हैं। यूं तो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर 95 से ज्यादा का दावा करने वालों की कोई कमी नहीं मिलेगी, लेकिन इस विशिष्ट पेपर की एक्यूरेसी को देखते हुए 80 से 85 का स्कोर एक बेहद मजबूत और बिल्कुल यथार्थवादी लक्ष्य है। यहाँ सबसे अहम बात जो ध्यान रखनी है वो ये कि पेपर मिक्स होकर नहीं आ रहा है। ये पूरी तरह से सेक्शनल है। इसका सीधा मतलब है कि पेपर को कंट्रोल करने की पूरी कमान आपके ही हाथ में है। इस मिशन को फतेह करने के लिए ये गोल्डन टाइम मैनेजमेंट प्रोटोकॉल बहुत काम आएगा। सबसे पहले रीजनिंग से शुरुआत करके जल्दी कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, जिसमें 20 से 25 मिनट दें। फिर जीके जीएस को 15-20 मिनट में निपटा लें। ऐसा करने से गणित की उन ट्रिकी और लंबी कैलकुलेशंस के लिए 45 मिनट से ज्यादा का समय बच जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। 7 मई शिफ्ट 2
आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट परीक्षा का सटीक एनालिसिस लेकर हम आ गए हैं। आप में से जो भी फ्यूचर स्टेशन मास्टर्स और रेलवे कर्मचारी बनने का सपना देख रहे हैं ना, उनके लिए ये एनालिसिस एक अल्टीमेट चीट शीट होने वाला है। जो डेटा हम आज डिस्कस करेंगे वो सीधा एग्जाम हॉल से निकले स्टूडेंट से लिया गया है। तो भाई एकदम ऑथेंटिक जानकारी है। शुरू करें। अब सबसे बड़ा सवाल जो सबके दिमाग में घूम रहा है, गुड अटेम्प्ट्स कितने रहे? तो देखिए, जो नंबर बार बार सामने आ रहा है वो है 80 से 88 प्लस। जी हाँ, एग्जाम हॉल से बाहर आते ही ज्यादातर कैंडिडेट्स ने यही रेंज बताई है। अगर अच्छी एक्यूरेसी के साथ 85 के आसपास का स्कोर बन रहा है तो मानकर चलिए कि एक बहुत ही सेफ और गोल्डन जोन में है। अपना टारगेट बस यहीं सेट करके चलिएगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़े कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं। क्या पेपर मिक्स्ड आ रहा है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। पेपर पूरी तरह से सेक्शनल है, मतलब मैथ्स, रीजनिंग और जीके के एकदम अलग अलग सेक्शंस मिल रहे हैं। सच कहूं तो टाइम मैनेजमेंट के लिए ये बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि जंबल्ड क्वेश्चंस में दिमाग और टाइम दोनों बहुत खराब होते हैं। चलिए अब आते हैं सेक्शन 1 पर, जनरल नॉलेज, द गेम चेंजर। देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा गया। तो एग्जाम में पहला सीधा और तेज सवाल आया, गणित के फील्ड का सबसे प्रेस्टीजियस 2025 का एबल पुरस्कार किसने जीता है? इसका एकदम सटीक जवाब है मसाकी काशिवारा। जापान के इस मशहूर मैथमेटिशियन का नाम सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लिया गया। इतिहास से एक और बढ़िया और तेज सवाल पूछा गया। भारत की पहली महिला शासिका रज़िया सुल्तान का एग्जैक्ट कार्यकाल क्या था? इसका जवाब इस टाइमलाइन से समझिए। 1236 ईस्वी में उन्होंने गद्दी संभाली और 1240 ईस्वी में कैथल के पास उनकी मृत्यु हुई। इस टाइमलाइन को तो एकदम दिमाग में लॉक कर लीजिए, क्योंकि दिल्ली सल्तनत से ऐसे फैक्ट बेस्ड सवाल भर भर कर आ रहे हैं। अब इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स से ये सवाल देखिए। यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक यानी HDI 2025 में भारत की रैंक क्या है? इसका सही जवाब है 130। 193 देशों की पूरी लिस्ट में भारत 130वें नंबर पर है। इंडेक्स और रैंकिंग वाले ऐसे सटीक आंकड़े तो टिप्स पर याद होने ही चाहिए। पॉलिटी से थोड़ा डीप सवाल आया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 141 क्या अनिवार्य करता है? इसका सीधा कनेक्शन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से है। इसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट जो भी कानून घोषित करेगा वो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी कोर्ट्स पर बाध्यकारी होगा, यानी मानना ही पड़ेगा। इसे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट भी कहते हैं। करंट अफेयर्स का एक एकदम फ्रेश सवाल जो सीधा एग्जाम हॉल से आया। 1 जून 2025 को भारत की पहली राष्ट्रीय AI कंप्यूट फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? बिना किसी डाउट के इसका आंसर है बेंगलुरु। ये शानदार पहल इंडिया AI मिशन के तहत शुरू की गई है। तो यार, ये तो थे कुछ एग्जैक्ट सवाल। अब जरा जीके सेक्शन का पूरा DNA समझ लेते हैं। 40 में से 10 से 11 सवाल तो सीधे सीधे 2025 और 2026 के बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर्स से पूछे गए हैं, और बाकी बचे 29 सवालों में स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस शामिल है। एक बात नोट करने वाली है कि साइंस से सिर्फ 3-4 सवाल ही दिखे हैं। मतलब साफ है, जिसने रीसेंट करंट अफेयर्स पर अच्छी पकड़ बना ली वो ये बाजी मार ले जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, मैथमेटिक्स, हार्ड वर्क मीट्स स्मार्ट वर्क। देखिए, इस सेक्शन में ना पूरी तरह से स्ट्रैटेजी का खेल है। 30 में से 25 सवाल ऐसे हैं जिन्हें आराम से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन वो जो बाकी के 5 सवाल हैं ना, वो बस टाइम खराब करने के लिए डाले गए ट्रैप हैं। तो फोकस कहाँ करना है? प्रॉफिट एंड लॉस से 3 सवाल, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से 3 से 4 सवाल, सिंप्लीफिकेशन और बॉड मास से 2-3 सवाल और टाइम एंड वर्क से 2 सवाल। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बस इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लीजिए। साफ दिख रहा है कि एडवांस्ड मैथ के मुकाबले अर्थमेटिक का पलड़ा काफी भारी है। और हाँ, इस शिफ्ट में 24 की डिविजिबिलिटी का एक बढ़िया सवाल आया था, जिसे सॉल्व करने के लिए एक शानदार शॉर्ट ट्रिक काम आती है। 24 से डिवाइड करके देखने वाला लंबा तरीका भूल जाइए। बस ये 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, 8 से डिविजिबिलिटी चेक करें। दूसरा, 3 से चेक करें। जो नंबर इन दोनों से कट जाएगा ना, वो पक्का 24 से भी कटेगा। इसे कहते हैं असली स्मार्ट वर्क। अब बात करते हैं सेक्शन 3 की, रीजनिंग, द स्कोरिंग ग्राउंड। स्टूडेंट्स ने इस सेक्शन को पूरी तरह से इजी टू मॉडरेट बताया है। सच बताऊं तो यही वो जगह है जहां 30 में से 30 नंबर पक्के किए जा सकते हैं।
इस शिफ्ट में कुछ कोर टॉपिक्स का ही दबदबा रहा, जैसे कि 6 से 7 लोगों वाला सर्कल सिटिंग अरेंजमेंट, 7 मंजिला फ्लोर पजल, कोडेड ब्लड रिलेशन और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। बस फ्लोर पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में थोड़ा टाइम लग सकता है, बाकी पूरा सेक्शन एकदम सीधा और आसान है। अब एग्जाम में टाइम बचाने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, जैसे सिलॉजिज्म और वेन डायग्राम। लेकिन यार, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि क्या मिसिंग है। इस शिफ्ट में क्लॉक यानी घड़ियां और कैलेंडर से एक भी सवाल नहीं पूछा गया। जी हाँ, एक भी नहीं। इसलिए आखिरी के दिनों में इन पर अपना कीमती टाइम बिल्कुल बर्बाद मत करिएगा। एग्जाम हॉल का वो प्रेशर, घड़ी की टिक टिक और हर एक सवाल के साथ बढ़ता हुआ स्ट्रेस, हम सब अच्छे से जानते हैं कि एग्जाम वाले दिन कैसा फील होता है। लेकिन अब टेंशन लेने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। आज के इस खास एक्सप्लेनर में 7 मई को हुए आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम के सारे ट्रेंड्स को हम पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। मतलब शिफ्ट 3 के एग्जैक्ट सवालों से लेकर पूरे दिन के शिफ्ट कंपैरिजन तक सब कुछ कवर होगा, ताकि आगे की राह एकदम साफ हो जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे डेटा में डाइव करते हैं। एग्जाम सेंटर से बाहर आते ही सबके दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता है कि आखिर कितने सवाल अटेम्प्ट करना सेफ रहेगा। तो वो मैजिक नंबर है 85। जी हाँ, 85। सारी शिफ्ट्स का डेटा और कैंडिडेट्स का फीडबैक एनालाइज करने के बाद ये समझ आ रहा है कि 85 के आसपास का स्कोर एक बहुत ही सॉलिड गुड अटेम्प्ट है। अगर अटेम्प्ट इसके आसपास है और एक्यूरेसी अच्छी है तो सच में ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है। अब जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस डिकोडेड प्लेबुक का एजेंडा क्या है। नंबर 1, पूरी पिक्चर समझेंगे। नंबर 2, मैथ्स में टाइम के जाल से कैसे बचें। नंबर 3, रीजनिंग में एक्यूरेसी। नंबर 4, जीके यानी असली गेम चेंजर। और लास्ट में सारी शिफ्ट्स की तुलना। ये एकदम टू द पॉइंट सब्जेक्ट वाइज ब्रीफिंग होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, संपूर्ण तस्वीर, 7 मई का ओवरऑल एनालिसिस। ऊपर से देखने पर लगेगा कि पेपर का लेवल तो आसान या मॉडरेट है। मैथ और रीजनिंग आसान से मध्यम लग रहे हैं और जनरल अवेयरनेस भी मध्यम कैटेगरी में है। लेकिन असली खेल कुछ और ही है। यहाँ सबसे बड़ा बॉस सवालों की टफनेस नहीं, बल्कि टाइम मैनेजमेंट है। सही जवाब जानना ही काफ़ी नहीं है। मैथ में लंबी लंबी कैलकुलेशंस और रीजनिंग में टाइम खाने वाले सवाल ही वो असली ट्रैप है जो एग्जाम क्लियर करने की दिशा तय कर रहे हैं। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, गणित और कैसे इस टाइम की जाल से बचा जाए। यहाँ हमारे एआई असिस्टेंट की तरफ से एक बहुत ही वाजिब सवाल आ रहा है, क्या गणित का पैटर्न इस बार कुछ बदल गया है? तो इसका सीधा सा जवाब है, पैटर्न पूरी तरह तो नहीं बदला, लेकिन अरिथमेटिक यानी अंक गणित का भारी दबदबा साफ नजर आ रहा है। एडवांस मैथ से बस 5 से 6 सवाल ही आ रहे हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री या समचतुर्भुज से। लेकिन जो असली जाल बिछाया गया है ना, वो है पार्टनरशिप और ट्रेन की डायरेक्शन वाले सवालों में। मतलब ये सवाल टफ नहीं है, बस इतने लंबे हैं कि जानबूझकर सारा टाइम खाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इसके अलावा एवरेज स्पीड और साधारण चक्रवर्ती ब्याज के डिफरेंस वाले सवाल भी खूब छाए हुए हैं। तो इस सिचुएशन के लिए एक तगड़ी प्रो टिप है। स्ट्रैटेजी एकदम सिंपल रखनी है। सबसे पहले उन 25 सवालों को ढूंढकर सॉल्व कर लेना है जो आसानी से हो रहे हैं। बाकी के जो 5 लंबे और कैलकुलेशन वाले सवाल हैं, उन्हें तुरंत मार्क फॉर रिव्यू में डाल देना है। और सबसे जरूरी नियम, किसी भी सवाल को ईगो पर नहीं लेना है। जिद में आकर किसी एक सवाल पर अपना कीमती टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, रीजनिंग, जहां सटीकता के साथ स्कोरिंग करनी है। रीजनिंग ही वो सेक्शन है जहां सबसे तेजी से नंबर बटोरे जा सकते हैं। अगर एक्यूरेसी बेहतरीन है तो मैथ्स और रीजनिंग मिलाकर 60 में से 60 लाना पूरी तरह पॉसिबल है। इस बार कोडिंग डिकोडिंग और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का पलड़ा काफी भारी है। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात रही वो ये है कि क्लॉक और कैलेंडर से एक भी सवाल नहीं आया। लिटरली 0। उनकी जगह पूरी तरह से कोडिंग और सीरीज ने ले ली है। लेकिन थोड़ा संभल कर, रीजनिंग में एक डेंजर जोन भी है। 7 लोगों वाली सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट और फ्लोर पजल्स। कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये बहुत आसान लगते हैं, लेकिन एग्जाम के उस हाई प्रेशर माहौल में ये पजल्स 3 से 4 कीमती मिनट बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। तो इन्हें एकदम लास्ट के लिए बचाकर रखना ही सबसे स्मार्ट मूव है। और अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, जीके और जीएस, जो इस एग्जाम का असली गेम चेंजर है। यहीं पर असल में मेरिट डिसाइड होती है। अब अगर एआई का ये सवाल लें कि करंट अफेयर्स आखिर कितने महीने पुराने पूछे जा रहे हैं, तो जवाब सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो। पूरा का पूरा फोकस साल 2025 पर है।
जी हां, करंट अफेयर्स के 7 से 11 सवाल सीधे सीधे 2025 से ही आ रहे हैं। जनवरी से लेकर अप्रैल तक के इवेंट्स इस पेपर पर पूरी तरह से हावी हैं। आइए कुछ एग्जैक्ट सवालों पर नजर डालते हैं जो कैंडिडेट्स ने एग्जाम सेंटर से बाहर आकर बताए हैं, ताकि असली डेप्थ का अंदाजा लगे। अर्थशास्त्र में फेमा और शिफ्ट 3 में तो सीधे जीएसटी का 101वां संशोधन पूछा गया। राजनीति विज्ञान में 73rd संशोधन देखा गया। विज्ञान की बात करें तो मिराज, हाइगेंस का सिद्धांत और कार टी सेल जैसे एडवांस सवाल थे। भूगोल में उत्तरी मैदान और पीर पंजाल के बारे में पूछा गया। कंप्यूटर में तो Ctrl+Z का शॉर्टकट भी आ गया। मतलब सवालों में वैरायटी भी है और अच्छी खासी गहराई भी है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा ट्रेंड जिसने सबको चौंकाया है वो है स्टेटमेंट बेस्ड सवाल। इतिहास और राजनीति में अब सीधे फैक्ट्स की जगह 2-3 कथन दे दिए जाते हैं और सही की पहचान करनी होती है। इससे जनरल नॉलेज अपने आप बहुत टफ लगने लगती है। अच्छे तैयारी करने वालों का भी इससे थोड़ा दिमाग घुमा है, क्योंकि इसके लिए रटने से काम नहीं चलेगा, सब्जेक्ट की डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए। चलिए अब सेक्शन 5 पर चलते हैं, शिफ्ट की तुलना और पूरे दिन के रुझानों की पहचान। पूरे दिन का ट्रेंड समझना बहुत जरूरी है। अगर शिफ्ट 1 और 2 को देखें तो कंप्यूटर के लेवल में बहुत बड़ा जंप था। शिफ्ट 1 में विंडोज 11 और ASCII कोड जैसे मुश्किल सवाल थे, जबकि शिफ्ट 2 में बेसिक CPU के काम और फुल फॉर्म पूछे गए। लेकिन शिफ्ट 3 तक आते आते पेपर का मिजाज थोड़ा स्टेबल हो गया, जहां हमने पीर पंजाल और GST वाले सवाल देखे। पर एक बात जो तीनों शिफ्ट्स में एकदम कॉमन रही, वो है 2025 के करंट अफेयर्स का भारी दबदबा और मैथ रीजनिंग का इजी टू मॉडरेट लेवल। ये साफ दिखाता है कि एग्जाम का कोर नेचर नहीं बदल रहा है, बस अलग-अलग शिफ्ट्स में कुछ टॉपिक्स की गहराई स्विंग हो रही हैं। तो अंततः इस पूरी डीकोडेड प्लेबुक का सार क्या है? आने वाले दिनों में एग्जाम देने वालों के लिए ये बातें एकदम गांठ बांध लेनी है। पहला, 2025 के जनवरी से अप्रैल तक के करंट अफेयर्स को सबसे ऊपर रखना है। दूसरा, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और 7 पर्सन सिटिंग अरेंजमेंट की खूब प्रैक्टिस करनी है। तीसरा, मैथ में पार्टनरशिप और ट्रेन वाले जी लंबे लंबे सवाल हैं, उन पर हाथ सेट करना है। और सबसे जरूरी, हिस्ट्री और पॉलिटी में स्टेटमेंट बेस्ड सवालों के लिए मेंटली पूरी तरह से रेडी रहना है। तो इस पूरे डीप एनालिसिस के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, इन सारे ट्रेंड्स को देखने के बाद एक सेफ टारगेट अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, और इन सब में से कौन सा सेक्शन सबसे ज्यादा खतरनाक या ट्रिकी लग रहा है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर शेयर करें, वहां इस पर डिटेल में चर्चा करते हैं। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।